चले सर, IFRS 2 अपना शेयर बेस्ड पेमेंट्स में हम थे। और हमने कहा सर शेयर बेस्ड, फरदान बेटा कल की क्लास नहीं ली तो आज की क्लास ले सकते हैं, ले तो सकते हैं, वैसे इंशाल्लाह इतना मसला नहीं होगा। बेस्ट है कि कल की क्लास ले लें, लेकिन अगर नहीं ली तो आज की क्लास अगर टाइम है तो वो भी ले सकते हैं, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आ जाएं सर, आज की क्लास जो है ये हमारी तीसरी है। पहले क्लास में जब हमने स्कोप किया था ना सर, चले सर क्विकली हम आएंगे और हमने अब तक जो बातें पढ़ी थी उसको समराइज करेंगे। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स, तीन तरह की इसमें ट्रांजैक्शंस होती है। स्टैंडर्ड को तीन तरह के हिस्सों में हमने तोड़ लिया। इक्विटी, हमने कहा इक्विटी बेस्ड ट्रांजैक्शन, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड और चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव। इक्विटी सेटल्ड में हम आए थे, इसमें हमने कहा हम अपने शेयर इशू करते हैं। अच्छा जी, शेयर इशू करते हैं हम एज अ कंपनी, तो हमने कहा विद एम्प्लॉइज होती है और विद नॉन एम्प्लॉइज। सर अगर विद एम्प्लॉइज होती है तो हमने कहा विद एम्प्लॉइज में हमारे पास, हमने कहा कि सर जो है फेयर वैल्यू जो है ग्रांट डेट पे लेना होता है विद एम्प्लॉइज में, और उसके बाद हम फेयर वैल्यू को रीमेजर नहीं करते, ईयर एंड पे देखते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे इशू, कितने नहीं। लेकिन अगर हमने कहा अगर हमारे पास जो है विदा अपना नॉन एम्प्लॉइज के साथ होती है तो हमने कहा फिर हम करते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस पे मेजर करते हैं, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स पे जाते हैं। सर फिर मैं और आगे गया था, और आगे बढ़ते हुए मैंने कहा था कि सर हमारे पास जो है ना एक होता है ग्रांट डेट, ग्रांट डेट जिस दिन एग्रीमेंट होता है आपका और एम्प्लॉय का, विद एम्प्लॉइज की भी मैं बात कर रहा हूँ। फिर हमने कहा सर एक होता है वेस्टिंग पीरियड, कंडीशन, एक पीरियड जिसके दौरान एम्प्लॉयज को कंडीशन मीट करनी है, उस पीरियड को हम कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। अगर वो कंडीशन उस पीरियड के दौरान मीट करेगा तो हम उसको जो है शेयर इशू करेंगे। अब जो कंडीशन है उनको हम कहते हैं वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशंस को अगर मैं समराइज करूं, मैंने कहा सर दो तरह की थी। एक होती है सर्विस कंडीशन इफेक्टिवली, जिसके अंदर एम्प्लॉयज को हम कहते हैं कि भाई तुझे इतना टाइम कंपनी में काम करना है, और एक होती है परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन में हमने कहा सर दो तरह की कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन हमने कहा मार्केट बेस्ड, जिसके अंदर जो शेयर की प्राइस से डिपेंड करती है, और दूसरी होती है नॉन मार्केट बेस्ड, जिसमें शेयर की प्राइस वगैरह का इम्पैक्ट नहीं होता। सर जो नॉन मार्केट बेस्ड है और जो सर्विस कंडीशन है वो नंबर ऑफ शेयर्स एट ईयर एंड को इम्पैक्ट करती है, जिसका हमने कल इम्पैक्ट देखा था। लेकिन जो मार्केट कंडीशन है वो हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स को इम्पैक्ट नहीं करती, उसका इम्पैक्ट हम फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट पे ले लेते हैं। फिर हमने कहा सर एक ये भी हो सकता है कि नो वेस्टिंग कंडीशन, शेयर्स इमीडिएटली वेस्ट हो रहे हैं पिछले किसी काम की वजह से, उसको भी हमने कहा फॉरेन से एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। और एक होता है हमारे पास जो है नॉन वेस्टिंग कंडीशन के, वेस्टिंग पीरियड आपको शेयर्स वेस्ट हो गए उसके बाद की कुछ कंडीशन जो कि आपको फुलफिल करनी है। तो सर मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हमने सवाल भी 9 तक कर लिए थे, ऐसा ही है। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ होंगे। हैंड आउट मैं अपने पास ओपन कर रहा हूं। नौजवानों, आपके पास जो ग्रुप में है या कहीं भी नहीं है तो आप हैंड आउट के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे 0332246889। और हमारे सर क्वेश्चन नंबर 10 सबकी स्क्रीनों के सामने है। शो हाउ दी प्रोपोज ट्रांजैक्शन वुड रिफ्लेक्ट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यारेक्स PLC is proposing to award share options to directors and senior employees during the accounting year ending 31 December 2026. Proposal is to issue 1 lakh share options to each of the 50 directors and senior managers on 8 November 2026. The exercise price of the options would be ₹4 per share option. Scheme participants will need to have been with the company for at least 3 years before being able to exercise the option.
3 साल के लिए होना जरूरी है, उसके बाद ही वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाएंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट 75% ऑफ द करंट डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर विल रिमेन विद द कंपनी फॉर 3 years और मोर। अब इसने हमें नहीं बताया कि पहले साल कितने हुए, दूसरे साल कितने हुए, क्या हुआ। मुझे बताएं इस सवाल में नई चीज क्या है जो पिछले सवालों में नहीं थी। सवाल बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। नई चीज क्या है? समथिंग न्यू। पढ़ो भाई, बताओ। ऑनलाइन वालों तुम बता दो, तुम लोग ज्यादा हो, बताओ। सर एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर नहीं। इस सवाल में अगर आप देखिए पिछले सवालों में ऑप्शन मिल रहा होता था साल के शुरू से। यहां पर देखें ऑन 1 November 20x6 ऊपर लिखा हुआ भी ऑप्शंस इशूड ड्यूरिंग दी ईयर। ये लर्निंग आउटकम है, इसके ऊपर लिख लें लर्निंग आउटकम ऑप्शन इशूड ड्यूरिंग द ईयर। अब नौजवान हो, मेरी बात मानो और बोर्ड पे देखोगे तुम लोग सब के सब। मैं यहां पर एक वर्किंग कर रहा हूं, मुझे 3 साल की कंडीशन है, मानते हो। 1 नवंबर से कहानी शुरू हुई x6, पहला साल खत्म होगा 31 अक्टूबर x7, दूसरा साल खत्म होगा 31 अक्टूबर x8, तो तीसरा साल खत्म होगा 31 अक्टूबर x9। क्या तुम लोग इस बात को मान रहे हो? अब सुनना नौजवानों, अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं करने जा रहा हूं। कॉपी कोई नहीं करेगा प्लीज, अभी सबने इधर देखना है। सर मेरा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। तो मैंने कहा 31 दिसंबर x6 मेरा पहला ईयर एंड बना। हाँ जी, मान रहे हो। फिर मैंने कहा 31 दिसंबर x7 दूसरा बना। तो फिर मैंने कहा 31 दिसंबर x8, लेकिन अभी भी क्या पीरियड चल रहा है? हाँ सर, तो इसका मतलब है 31 दिसंबर x9 मेरा चौथा बन गया। देखा जाए तो इसमें सर्विस पीरियड 3 साल का है, लेकिन मैं तो ईयर एंड के हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा ना। मुझे वर्किंग क्या करनी पड़ेगी? मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी 4 साल की। अब इसको और सिंप्लीफाई करना हो, देखो चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, सीखने हमें क्लास में सिंप्लीफाई। मैंने कहा इस साल में 2 महीने आएंगे, 2 months है ना। अगर मैं अकाउंटिंग के हिसाब से देखो कितने महीने आएंगे? 2 महीने। अगर मैं फाइनेंशियल जनवरी से जून दिसंबर वाले 2 महीने यहाँ पर पड़ेंगे। बाकी अगर मैं देखूँ 31 दिसंबर 7 में पूरे 12 महीने आएंगे ना, क्योंकि ये शुरू हो जाएगा 31 दिसंबर जनवरी के बाद से 31 दिसंबर पूरे 12 महीने। इसमें भी 12 महीने आएंगे, 12 months। हाँ जी। और हमने कहा ये जब 31 अक्टूबर x8 को हमने कहा 31 दिसंबर 8 हो गया, तो ये चलेगा 31 दिसंबर x9 तक। तो ये इन दोनों डेट्स के दरमियान कितना टाइम हो गया? 10 महीने। टोटल देखा जाए तो 36 महीने। 3 साल का ब्रेकअप क्या है? x6 में सिर्फ 2 महीने, x7 में पूरे 12 महीने, x8 में 12 महीने और x9 में 10 महीने। ऐसा ही है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये हमसे क्या पूछ रहा है? कि हमसे पूछ रहा है कि आप बताएं जो है किस तरीके से फंक्शन स्टेटमेंट जाएंगे। तो अब हमने कहा इधर देखना, हम एक्सपेंस बेसिकली निकालने क्या होगा। अब वही वर्किंग जो हम कल से करते हुए आए। ईयर सवाल नंबर है 10, कॉपी कोई नहीं करेगा नौजवानों। ईयर, नंबर ऑफ शेयर्स और फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट GD और टाइम प्रोपोर्शन क्यूमुलेटिव एक्सपेंस और एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये वर्किंग अब मैं यहां पर करने लगा हूं नौजवानों। पहले आऊंगा 20x6, कॉपी कोई नहीं है प्लीज। सर क्या कह रहा है? सवाल की रो से फिर से आते हैं हम 20x6 में। क्या कह रहा है ये शख्स हमसे? ये कह रहा है द प्रपोजल इज टू इशू
1,00,000 शेयर टू ईच ऑफ द 50 डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स ऑन 1 नवंबर। और एंड में कह रहा है हमें लगता है 75% डायरेक्टर्स स्टे करेंगे, तो हम अज्यूम करेंगे हर साल यही लगता है और एंड में हुए भी 75 ना। तो अब इधर देख लेना, मैं अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पे आऊं 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 75%, तो कितना हो गया 3750। हाँ जी 3750,000 ऐसा ही है सर, 3750,000। अभी कॉपी नहीं। फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट कितनी थी नौजवानों? फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट इसने हमें बता दिया। अब आ जाओ सर, इसमें दूसरी शरारत। अब आओ, हमें फेयर वैल्यू कब की लेनी होती है? अब देखो इसने हमें 1 नवंबर x6 को शेयर प्राइस भी दी, एवरेज 20x6 की दी और 31 दिसंबर की भी दी शेयर प्राइस। क्योंकि देखिए सर ये हमें ऑप्शंस मिल रहा है। ऑप्शंस मतलब ये होता है कि आपको एक हमें हक दे रहे हैं और उस हक की मदद से आप शेयर ले लोगे सस्ते में। किसमें ले लोगे? सस्ते में। तो हमें उसने कहा कि 2 रुपए के शेयर की ऑप्शन की वैल्यू थी, उसकी वजह से आप 4 रुपए का शेयर ले लोगे। जो ये हमें कह रहा है ना, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन शुड वुड बी ₹4। अब इसमें ही कह रहा है तुम्हें आज वो इटालियनो पिज्जा वाली बात दिमाग में लाओ। तुम इटालियनो पिज्जा तो तुम्हारे घर पे है, बोला चलो वाउचर ले, वाउचर ले, आपने वाउचर ले लिया। अब बोला वाउचर आपने लिया सपोज करो 20 रुपए का, उसने कहा ये 20 रुपए का वाउचर ले, ये वाउचर की वैल्यू है। इस 20 रुपए के वाउचर की वजह से आपको 1000 का पिज्जा मिलेगा 500 पे। तो एक्सरसाइज प्राइस पिज्जा की तुम्हारी कितनी हो गई? 500। ऐसा ही है, ये कह रहा है ये आज हमसे आप ऑप्शन तो जो है वो ऑप्शन की फेयर वैल्यू इतनी है, इसकी मदद से तुम्हें शेयर मिलेगा 4 रुपए का। मार्केट वैल्यू कुछ भी चल रही है, तुम्हें शेयर कितने का मिलेगा? जैसे 1000 का पिज्जा 500 का मिल रहा है, इसी तरीके से जितने का भी शेयर है वो 4 रुपए में मिल जाएगा। सही है। तो इसमें मतलब शेयर की प्राइस तो हमारे लिए रिलेवेंट है ना, वो तो जब हम करेंगे तब की बात है। सही है, शेयर की प्राइस अभी है इररिलेवेंट। बढ़िया है सर। फिर हमने कहा अब ऑप्शन की आते हैं। ऑप्शन की 3 फेयर वैल्यू है, 1 नवंबर और एवरेज है और 1 दिसंबर है। मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे सर कौन सी लूंगा मैं यहाँ पे, कौन सी लूंगा? 1 नवंबर वाली या आगे वाली? 1 नवंबर वाली। कौन सी लेंगे? जब मैं 1 नवंबर वाली लूंगा, क्योंकि ग्रांट डेट याद रखना, आगे पीछे की कुछ भी दी हुई है, तुम्हें फेयर वैल्यू कौन सी लेनी है? ग्रांट डेट। तो कितनी है? 2। अब इधर देख लेना 20x6 में मैं क्या करने लगा हूं, प्लीज कॉपी नहीं, मैं करूंगा 2/36। अब टाइम प्रोपोर्शन मैंने महीनों में ले लिया ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए इसने। तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस कितना आया बताओ? जल्दी बाबा। 4166 ऐसा, और एक्सपेंस फॉर द ईयर भी ऐसा ही है। हाँ जी। तो हमने कहा सर ये अभी यहाँ कॉपी नहीं, 20x7 पे मैं आया और मैंने कहा सर नंबर ऑफ शेयर्स तो यही रहे 3750,000। मानते हो? अभी कॉपी नहीं। फेयर वैल्यू 2 लूंगा। सर मुझे बताओ ये कितना लूंगा? 12 पाउंड नहीं, यहां पर हम क्यूमुलेटिव के हिसाब से लेते हैं कि अब तक कितना होना चाहिए। 12 + 2 14/36। बताओ जी ये कितना हो गया क्यूमुलेटिव? 2916,667। अब हमने कहा इतना बना, इसमें से पिछले साल इतना रिकॉर्ड कर चुके थे, तो इन दोनों का डिफरेंस याद है ना, D1 - D कितना हुआ? 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन। अभी भी कॉपी नहीं सर। 20x8 में आए 3750,000। हमने कहा फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट। फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट 2 रुपए ही रही। ये कितना हो जाएगा? 14, 12 पहले तो 14 और इसमें मजीद 12 ऐड, 26/36। क्यूमुलेटिव कितना हुआ? 5416667। पिछले साल तक कितना रिकॉर्डेड था? कितना हुआ? 2.5
5 मिलियन, फिर मैं आ गया 20x9 3750000 2। अब मैं कहूंगा 36/36 कितना हुआ 7500। और इसका इंपैक्ट बता दो, ये कितना डिफरेंस आ गया भैया 33 ऐसा। अब इसकी एंट्रीज बना रहा हूं, नौजवानों इधर देख लेना आप प्लीज। 31 दिसंबर x6 क्या एंट्री बनेगी भैया सैलरीज एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से 41667 मानते हो। फिर हमने कहा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितने से 2.5 मिलियन ऐसा ही है सर। फिर आगे बढ़े 31 दिसंबर x8 सैलरीज एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितने से 2.5 मिलियन ऐसा ही है। और हमने कहा 31 दिसंबर x9 क्या एंट्री बनेगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितने से 208। नौजवानों कॉपी कर लो यहां तक। तो इस सवाल में व्हाट्स न्यू किस तरीके से हम डील करेंगे। चले सर अब इस सवाल में मैं एक शरारत करा रहा हूं, वैसे नहीं है बट मैं आपको छोटी छोटी शरारतें यूं डालता रहूंगा ताकि आपको आसान लगे। सपोज कौन सा पोज सपोज एक्सरसाइज प्राइस एट द एंड ऑफ 4 ईयर अब सपोज क्यों करवा रहा हूं, हम 4 रुपए में खरीद सकते हैं ना। इसने हमें बता दिया है कि एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 4 रुपए। अब सुनना हम करने क्या लगे नौजवानों इधर देख लेना। हम एंट्री क्या बनाएंगे सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। सर 4 साल के बाद 4 रुपए देंगे और हम उसको शेयर्स दे देंगे सब डायरेक्टर्स को, ऐसा ही है। तब एंट्री क्या बनेगी इधर देख लेना भैया सबकी तवज्जो। नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने एस्टिमेट किए थे 3750000। तो अब आप मुझे बताएं 4 साल बाद जब वो अपने शेयर एक्सरसाइज करेंगे तो वो कंपनी को भाई 4 रुपए के हिसाब से तो देंगे ना पैसे। 3750 इंटू 4 कितना आ रहा है 15 मिलियन ऐसा ही है सर। सुनना फिर मेरे पास शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितना बचा हुआ था शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व था 7 और एंड में मैं इसकी जगह शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जो भी बनेगा वो कर दूंगा 22.5 मिलियन। तो सर इस सवाल का एक और लर्निंग आउटकम लिख लो। एंट्री when exercise price is collected and shares are issued. Entry when exercise price is collected and shares are issued. क्लियर है। अब सबकी तवज्जो इधर नौजवानों एंटी वन एक्सरसाइज प्राइस
जो हमने क्या मतलब जो हमने एक्सरसाइज प्राइस ले ली और शेयरदार इशूड आ जाए। अब सर यहाँ तक हम क्लियर है। अब जिंदगी में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ सर, याद रखना, पहले बिजनेस होता है, बाद में उसकी अकाउंटिंग होती है। क्या कहा मैंने? पहले बिजनेस होता है और बाद में उसकी अकाउंटिंग होती है। सर कहना क्या चाहते हैं? देखो, बिजनेसमैन कंपनी ये नहीं सोचती कि हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट क्या होगा। आपका अपना भी धंधा होगा ना, आप भी ये नहीं सोचोगे नहीं सर, आप बोलोगे धंधा बढ़ना चाहिए, अकाउंटेंट जाने या IAS वाले जाने, इनकी काम ही करें जो भी अकाउंटिंग। सर कंपनीज भी ये काम करती हैं। अब ये जो थे ना बड़ा सिंपल था, कंपनीज को नहीं। अब कंपनी ने कहा यार देखो, हम एम्प्लॉइज को और इंसेंटिव देना चाहते हैं। भाई शेयर बेस्ड पेमेंट क्या इंसेंटिव है ना, हम एम्प्लॉइज को और इंसेंटिव देना चाहते हैं। बोला अच्छा वो क्या इंसेंटिव है? बोला यार हम एम्प्लॉइज को इंसेंटिव ये देना चाहते हैं कि अगर तो उसने एक पर्टिकुलर टाइम पे, फॉर एग्जांपल उसको इंसेंटिव के तौर पर हमने कहा देख भाई कॉस्ट कम होनी चाहिए एवरेज 15%। अब ये एवरेज अगर तू पहले साल में 15% कम कर देता है, वेरी गुड। दूसरे साल में करना है तो तुझे दोनों सालों की मिला के 30% करनी पड़ेगी, तो 15 आएगी। हो सकता है तो पहले साल में 12 करे, दूसरे साल में 18 कर दे, एवरेज 15 हो गई। बोला अब अगर पहले साल में 15% तुमने कॉस्ट कम कर दी, पहले साल में शेयर दे देंगे। दूसरे साल में कम की, दूसरे साल में दे देंगे। तीसरे साल में कम की, तीसरे साल में दे देंगे। जब तूने, आप देख ले, वेरिएबल पीरियड है। क्या पीरियड है? वेरिएबल पीरियड है। अब वेस्टिंग पीरियड ही हमने कांस्टेंट नहीं रखा। सही है सर। इसी तरीके से एक्सरसाइज प्राइस के साथ भी गेम कर सकते हैं। हमने कहा तुमने अगर अपना टारगेट अचीव कर लिया, तुमको सेल्स करनी थी डबल, कंपनी ने कहा शेयर होल्डर को, उसको एम्प्लॉय को, कि भाई तुझे शेयर्स करनी थी डबल। पहले साल तूने अगर सेल्स डबल कर दी तो पहले साल तुझे शेयर्स दे देंगे, और शेयर्स दे देंगे 20 रुपए की जगह 10 रुपए पे। दूसरे साल अगर तूने सेल्स डबल कर दी तो 20 रुपए की जगह तुझे शेयर्स दे देंगे कितने पे? 15 रुपए पे। तीसरे साल करी तो 20 की जगह 18 पे दे देंगे। अब कंपनी ने क्या कर दिया? वेस्टिंग पीरियड को घुमा रही है कंपनी, जो है एक्सरसाइज प्राइस को चेंज, वेरिएबल रख रही है। समझ रहे हो? तब हमने कहा सर जब ये वेरिएबिलिटी होगी तो मैं अपनी अकाउंटिंग कैसे, अब तक तो मैं जिंदगी में गुलजार था, एक्सरसाइज प्राइस सेम, वेस्टिंग पीरियड सेम, टक 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 ये कर लिया। अब जिंदगी में आएगा कुछ भौचाल। भौचाल मतलब सर जिंदगी के अंदर हमने कहा अगर वेरिएबल हो जाए चीजें तो वेरिएबल के केस में आप और मैं कैसे हैंडल करेंगे। तो आए सर, सबसे पहले हम उसको कॉपी करेंगे। इस पूरे को मैं मिटा रहा हूं, उसका एक छोटा सा चार्ट सॉर्ट ऑफ बनाएंगे और फिर वेरिएबल चीजों को कॉपी करेंगे। सर आए, एक चार्ट में बनाने लगा हूं, उस चार्ट को आप हजरात ने करना है कॉपी। नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं होता। आईकेप, बल्कि इवन आईकेप तो क्लेम करता है कि हम जो है करंट पेपर बनाते हुए पिछली दफा का पेपर देखते भी नहीं है। अब आईकेप तो बात को सच्चा माने नहीं माने वो एक अलग है ना। मेरा मानने देखते नहीं है, पर उनको अंदाजा होता है कि पिछली दफा क्या पूछा था। ये चार्ट कॉपी करें।
बहुत शुक्रिया यार, खुश रहे। चले सर ये कॉपी करें, फिर इसको जरा समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। नौजवानों, तुमने एक बात नोट की, मैं समझता हूँ कि हफ्ते को सबसे ज्यादा बच्चों को आना चाहिए और हफ्ते को ही बच्चे नहीं आते, क्यों? थक जाते हैं, अभी तो शुरू का पीरियड है ना। कितने लोगों ने कैफ रिकॉर्डिंग पे निकाला है, पूरा रिकॉर्डिंग क्लास से लेके, मतलब आखिरी की क्लास है जब से रिकॉर्डिंग अवेलेबल हुई। मुझे एक बोला सर आपके क्या राय, मैंने कहा अगर मेरे ज़माने में रिकॉर्डिंग होती ना शायद मैं किसी इंस्टीट्यूट की शक्ल भी नहीं देखता। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप उस जगह पे रहते हो जहाँ पे लाइटों के मसले ना हो, सही है। टीचर तो खैर हमारे टाइम पे जवाब ही नहीं देते थे, साफ सी बात है। हमारे टाइम पे ना सर टीचर इतना जवाब नहीं देते थे, पढ़ाते बहुत अच्छा थे लेकिन जवाब नहीं देते थे। तो हमें टीचर से तो होता था यार जो पढ़ा दिया सही है, अब इसके बाद कोई जवाब आपका सीन तो ना क्लास में ना क्लास के, और ना टीचर के पास इतना टाइम होता था, आपस की बात है यार उस टाइम पे। तो रिकॉर्डिंग इज उस टाइम तो मेरे लिए फैक्टर। हाँ, जिस बच्चे को लाइटों का मसला हो, अब जैसे के इलेक्ट्रिक, अब आज की खबर आई है कि 37 रुपए यूनिट होने वाला है। अच्छा, अल्लाह रहम करे। पता नहीं मुल्क बचपन से जो सुनते आए ना, मैंने अपनी 32 साल जिंदगी में ऐसे इतने मुश्किल हालात नहीं देखे। अभी सितंबर में हो जाऊंगा 32 का, तो मैंने इतने मुश्किल हालात 32 साल में नहीं देखे जितने अभी देख रहा हूँ पाकिस्तान में। मतलब ये चले सर आ जाएं, अब ये समझते हैं इक्विटी सेटल्ड वेरिएबल वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, वेरिएबल बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, वेरिएबल बेस्ड ऑन अदर कंडीशन। सही है सर। हमने कहा इम्पैक्ट इज टेकन व्हाइल कंप्यूटिंग फेयर वैल्यू, वही चीज, ट्रीटमेंट वही है जो हमने पहले पढ़ी है। पर अगर भाई वेरिएबिलिटी है ना कि वेस्टिंग पीरियड, मार्केट प्राइस अगर 100 की बजाय 200 की हो जाएगी, 200 की बजाय 300 की हो जाएगी, सही है, या कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है 200 पॉइंट से बढ़ जाएगा, जो भी है उसका इम्पैक्ट हम फेयर वैल्यू कंप्यूट करने पे ले सकते हैं ग्रांट डेट। सर वही बात, क्या फेयर वैल्यू हमसे ग्रांट डेट पे कंप्यूट करा सकते हैं? कसम खुदा की नहीं करा सकता, क्योंकि सर ये एक्चुअल साइंसेस की चीजें हैं। थोड़ा बहुत आप बीएफडी में पढ़ेंगे, इसमें ब्लैक एस्कूलिंग, बायोनॉर्मल और पता नहीं कौन कौन से मॉडल लगते हैं, वो हमारे आपको कसम से ये हमेशा फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे निकाल कर देगा। सही है सर। कह रहा है इम्पैक्ट इज टेकन व्हाइल कंप्यूटिंग फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, नो इम्पैक्ट ऑन सालाना कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर दूसरे केस पे आया, वेरिएबल बेस्ड ऑन अदर एस्टिमेट वेरिएबल फैक्टर्स एंड टेक इम्पैक्ट एट ईच रिपोर्टिंग। हाँ, अगर इसने ये कहा कि भैया 3 साल में टारगेट अचीव कर लिया, 4 साल में कर लिया, 2 साल में कर लिया, तो इतने शेयर्स दे दूंगा, इतने ही है। अब आपको हर रिपोर्टिंग डेट पे इसका इम्पैक्ट कंसिडर करना है, हर रिपोर्टिंग डेट पे इसका इम्पैक्ट कंसिडर करना है, और फिर उसके हिसाब से अकाउंटिंग भी करनी है। तो आ जाए सर, आ जाए, सवाल करेंगे, देखेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी।
10 तक हम कर चुके थे, हमारे 11। क्वेश्चन नंबर 11 आईकेप की सीफेप 1 की स्ट्रेट टेक्स का सवाल है। और याद रखें सवाल भी बहुत अच्छा नहीं, इस काफी वीक सा सवाल है, बट हमें करना है ना। आईकेप ने कुछ पूछ दिया है तो उसको तो करना चाहिए ना सर। आ जाए, क्या कह रहा है ये? एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी विद अ 31 दिसंबर ईयर एंड। 1 जनवरी ईयर 1 एक्स लिमिटेड ग्रांट्स 10,000 shares to each of its 10 directors on condition that they remain with the company in the vesting period and subject to the following performance condition। हमने कहा एक्स लिमिटेड एक कंपनी 31 दिसंबर ईयर एंड 1 जनवरी को हमने कहा 10,000 शेयर दिए 10 डायरेक्टर को इस कंडीशन पे कि जो है तुम कंपनी में रहोगे, ठीक है। द शेयर्स वेस्ट when the share price increases by above its fair value at the grant date, it is estimated that this will occur in। अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमने कहा 10 साल तक जो है ना क्या कहते हैं तुम्हें कंपनी में, और 10 डायरेक्टर थे और हमने कहा कि जो है आपको कंपनी के अंदर वेस्टिंग पीरियड में रहना। और ये अब कंडीशन क्या है कि भाई शेयर प्राइस 50% से बढ़ जाए। अब हम एस्टिमेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा अंदाजा है कि ये बात अचीव कब होगी, चौथे साल में। 4 years at the grant date. At the grant date, X Limited estimates that the fair value of each share is ₹50। ठीक है जी। X Limited estimates that all 10 directors will remain with the firm। और ये एस्टिमेट कर रहा है कि भैया सारे हाउ शुड द ट्रांजैक्शन बी रिकॉग्नाइज्ड। अब ये सवाल आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ है, कुछ मसला ही नहीं है। इसने कहा देखो भाई, अब ये हमने टारगेट यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब भी 50% से सेल्स प्राइस बढ़ जाए मिल जाएगा। अब सुनना, सबकी तवज्जो देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले साल हो जाए तो पहले साल, दूसरे साल आ जाए तो दूसरे साल, लेकिन हमें तो कुछ अकाउंटिंग करने के लिए एस्टिमेट चाहिए ना भाई। पहले साल नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमने एस्टिमेट क्या लगाया। चलो अगर आगे जाके ऐसा ना हो तो वो आगे जाके अगले सवालों में देखेंगे। अभी तो हम कह रहे हैं 4 साल का इनका एस्टिमेट था और 4 साल में अज्यूम करते हैं कि अगर ये हो भी जाएगा तो क्या होगा। तो नौजवानों इधर देख लेते हैं सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सबकी तवज्जो इधर। नौजवानों 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 नौजवानों, ईयर, नंबर ऑफ शेयर्स, पीरियड, पीरियड कराऊंगे अपना, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट। अभी ईपीएस पढ़ा के आए हो ना, नीचे तो पीरियड दिमाग में आ जाए। टाइम प्रोपोर्शन, और क्या चीज आएगी, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब नौजवानों मेरी बात मानो, इधर देख लो प्लीज प्लीज सबा। ईयर पे आ रहा हूं मैं, ईयर। पहला साल कौन सा था हमारा, पहला कुछ ईयर दिया हुआ इस सवाल में, ईयर 1 है बस, सही है। 1, 2, 3 और 4। नंबर ऑफ शेयर्स, पहले साल 10,000 दे रहे हैं कितने दरिंदों को, 10 को, तो इसका मतलब 1 लाख शेयर्स ना। फेयर वैल्यू कितनी थी ग्रांट डेट पे, बताया हुआ इसने, 50 रुपए पर शेयर की फेयर वैल्यू थी ना। टाइम प्रोपोर्शन 1/4, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस 1 to 50,000,000। 1 to 50,000,000। एक्सपेंस फॉर द ईयर भी यही हो गया। अब हर साल हमने कहा बढ़ाते जाएंगे, इसको कर देंगे।
ऐसा ही है 1250000 मानते हो 5 मिलियन और 1250000 सर चौथे साल में हम शेयर इशू कर देंगे, ऐसा ही है। अज्यूम कर लें कि अगर टारगेट मीट हो जाए तो इसकी इंक्रीज क्या है, वो भी बहुत ही सिंपल है। क्या बनाएंगे सर इंक्रीज? ईयर 1 to 4 सैलरीज एक्सपेंस और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितने से 1250000 और फिर हमने कहा एंड में शेयर जब इशू करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और सैलरीज एक्सपेंस क्यों करेंगे शेयर कैपिटल एंड शेयर कितने से 5 मिलियन। तो क्या ये आपके दांतों की तरह साफ शफाफ निकला? अभी आप लोग कॉपी कर लेंगे जल्दी से और फिर हम बढ़ेंगे कि सर अगर आगे जाके जैसा हमने सोचा था वैसा जिंदगी में आपने बहुत कुछ सोचा है ना सर। बहुत सालों ने बचपन में सोचा होगा कि अब 22, 23, 24 साल में शादी कर लूंगा, हो भी जाएगी इंशाल्लाह जो पहुंच रहे होंगे उनकी, है ना। बहुत सारे कितने लोगों ने ये सोच लिया अभी से कि अब अपनी औलाद की शादी जल्दी करा दूंगा। कितने लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा? ऑनलाइन वालों तुम में से किसी ने सोचा है? स्पेसिफिकली अपने जो है ना, कितने लोगों ने सोचा है कि यार नहीं मैं अपने बेटे की शादी जल्दी कराऊंगा। ये देखें, हाँ सर आप यकीन माने जिन लोगों ने सोचा है ना कि हम अपने बेटे की शादी जल्दी करा देंगे, उनके अब्बू ने भी यही सोचा था। सही है, आपके अब्बू भी यही सोचते थे, सब सही है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में सर हमारे यहाँ पे बच्चा 18 साल में अपना क्या कहते हैं कि बेचारा अजीब है, उसका दिमागी सही नहीं हो रहा होता है ना, कंफ्यूज होता है क्या करूँ, साइंस करूँ, कॉमर्स करूँ, ये करूँ, वो करूँ, सीए में आऊँ नहीं आऊँ, तो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती। इसी तरीके से यहाँ पर भी सर हमने कहा कि कुछ चीज़ें हम देखेंगे नहीं होती, चीज़ें आगे जाके चेंज हो जाएंगी, एस्टीमेट चेंज हो जाएंगी। आप अभी सोचते कुछ हो, आप कुछ टाइम बाद आपकी सोच चेंज हो जाएगी। अभी आप सोचते हैं कि फर्म बहुत बुरी जगह है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, आप जब इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार वो जगह नहीं होती तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। तो सोच तो आपकी चेंज होती है। चलिए आप कॉपी भी करेंगे। चले मेरा बच्चा इब्तिदा करते हैं। हमने पिछला सवाल किया, देखा, समझा, उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर भी हम हो गए होंगे। अब जो अगला सवाल हम करने जा रहे हैं वो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी सवाल आप कह सकते हैं। तो आए सर सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 पढ़ रहा हूं। रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी है, हाउ शुड द ट्रांजैक्शन बी रिकॉग्नाइज, किस तरीके से रिकॉग्नाइज। ये आईएफआरएस की सर एग्जांपल्स भी हमें करनी होंगी, तो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 6 से उसकी कॉपी है। शायद आप आईएफआरएस की एग्जांपल्स खुद पढ़ने जाएं तो आपको बहुत मुश्किल लगे, इसीलिए सर ये मैंने खुद इसमें इस तरीके से डाल दी है। क्या कह रहा है? At the beginning of year 1, an entity grants 10,000 share options with a 10-year life to each of the 10 senior executives. Share options will vest and become exercisable immediately if and when the entity's share price increases from 50 to 70. Provided that executive remains in service until the share price target is। इसने कहा भाई अगर जो बंदा, सुनो उसमें क्या क्या रहा है आम अल्फाज में, साधारण उर्दू में, जो बंदा इतना टाइम कंपनी के अंदर रहा उसको हम जो है क्या करेंगे भैया, शेयर्स दे देंगे। प्रोवाइडेड के दो कंडीशन है, 50 से 70 रुपए भी हो जाए, ठीक है। एंटिटी अप्लाइज बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। अब सर ये क्या है, ये हमें इसकी गहराई में नहीं जाना, एक कोई मॉडल है, मतलब जो हमसे कभी भी नहीं पूछेगा
which takes into account the possibility that the share price target will be achieved during the 10-year life of the option and the possibility that the target will not be achieved. ये इसने लंबी बातें की, इसको आप ऐसे ही इग्नोर करें जैसे फर्म आपके जायज डिमांडों को इग्नोर करती है. The entity estimates that the fair value of the share options at grant date is purchase per option. From the option pricing model, entity determined that the mode of distribution of possible vesting dates is सिंपल सी बात है. इसने कहा जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन है वो 25 है और दूसरी बात इनको लगता है कि 10 साल का टारगेट है, लेकिन जो है अगर 10 साल में जो हमको लगता है कि 5 साल में अचीव हो जाएगा. सही है सर. वही बात जैसे पिछले सवाल में हमने एक एस्टिमेट किया था ना, यहाँ पर भी हमें वही कुछ एस्टिमेट तो करना है कि 5 साल. फिर कह रहा है entity also estimate that 2 executives will have left by the end of year 5 and therefore expects that 80,000 share options, 10,000 share options into 8 executives will vest at the end of year 5. Throughout the years, year 1 to 4, entity continues to estimate that a total of 2 executives will leave by the end of year. हमें लगा कि 10 में से सिर्फ 2 दरिंदे जाएंगे, बाकी 8 रहेंगे. However, in total 3 years, 3 executives leave, 1 in each of the year 3, 4 and 5. The share price target is achieved at the end of year 6. Executive leaves during year 6 before the share price target is achieved. हमने कहा, इसने हमें कहा another executive, इसने कहा another, एक और भी. 3 तो चले गए थे दरिंदे, चौथा भी चला गया. अब इस सवाल को बड़े गौर से पढ़ना क्योंकि ये सवाल हमें बहुत कुछ सिखाएगा. सबने एक दफा खुद से इस सवाल को पढ़ना है. सवाल नंबर 13, 12 है, 13 है, 12. पढ़ लिया. अब एक तरीका बता रहा हूं सीए फाइनल लेवल पे नौजवानों. अब जो है तरीका बता रहा हूं सीए फाइनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये है, तो ना सवाल में अक्सर लेंथ ज्यादा होती है, तो अपने दिमाग में उर्दू में एक खाका बना लो चल क्या रहा है, ताकि तुम क्लियरिटी ज्यादा आ जाए ना. तुमने कहा अपने दिमाग में अपने आप से बातें करो. हमने कहा कि भाई इस सवाल में हो ये रहा है, हमने 2 कंडीशन लगाई, एक मार्केट बेस्ड और नॉन मार्केट. मार्केट बेस्ड के 50 से 70 प्राइस हो जाए और तुम कंपनी के पास एम्प्लॉय रहो. फिर हमने कहा दूसरा कि भैया 50 से 70 जो है ये 10 साल के पीरियड है कि 10 साल में हो जानी चाहिए. फिर लेकिन हमें एस्टिमेट लगता है कि ये टारगेट 5 साल में अचीव हो जाएगा. शुरू में 2 साल 2 बंदे गए, हमें लगता था शुरू और 2 ही बंदे जाएंगे, लेकिन 5वें साल में एक दरिंदा और चला गया. लेकिन 5वें साल में एक और दुर्घटना हुई और वो ये हुई कि टारगेट अचीव नहीं हुआ. टारगेट कब अचीव हुआ? 6ठे साल में. अब 6ठे साल में जब टारगेट अचीव हुआ तो अब क्या होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर हम आ रहे हैं. अभी आप सब ने देखना है बोर्ड पे. वर्किंग में कितने साल के हिसाब से करूंगा? 5. मैंने कहा वर्किंग में कितने साल के हिसाब से कर रहा हूं? 5. इधर देख लो. अब सवाल नंबर कौन सा है? 12. ईयर कॉपी नहीं करना है. नंबर ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट. हमने कहा टाइम प्रोपोर्शन, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस और फिर
एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर दी, अब सबकी तवज्जो इधर नौजवानों, पहला साल कौन सा था? ईयर 1 नहीं बताया ना इसने हमें, 1 2 3 4 और 5। अब इधर देखना, सब ने इधर देखना है। सर ईयर 1 पे मैं आया, मैंने कहा 10,000 थे, कितने को लूंगा? 8 को, 10 को? 8 को। मुझे लगता था शुरू से ही कि 8 ही होंगे। सही है सर, तो कितने ऑप्शंस दे रहा हूं? और ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी थी ग्रांट डेट पे? 25। 80,000 शुरू के 4 सालों तक तो 80 लूंगा, मुझे लगता था कि यही रहेगा, है ना सर? 5वें साल में देखो उसने लिखा हुआ है टोटल इतनी थी, 25 थी। अब मैंने कहा प्रोपोर्शन 1/5, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस बताते जाओ। 4 लाख। सर इसी तरीके से आगे बढ़ा, 25, 1/5 और 2/5, सॉरी 2/5, 8 लाख। और एक्सपेंस फॉर द ईयर 4 लाख और 4 लाख, ऐसा ही है। फिर आगे बढ़ा, 25, 3/5, 12 लाख, एक्सपेंस फॉर द ईयर 4 लाख। सही है सर। फिर आगे बढ़ा, 25, 4/, एक्सपेंस फॉर द ईयर 16 लाख और 4 लाख। अब इधर देख लो, 5वें साल पे जब मैं आया तो मैंने कहा सर 10,000। अब मसला ये था, मैं सोच रहा था 8 जाएंगे, मैं उसी हिसाब से करता रहा। एस्टीमेट चेंज होता है ना, एक और दरिंदा चला गया, कितने से गया वो? अब 7 हो जाएंगे, 70,000, है ना? इंटू 25 इंटू 5/5, 17,000। अब सबकी तवज्जो इधर नौजवानों, ये कितना आ गया? 1.5 लाख। हाँ जी। अब इधर देख लेना मेरे प्यारे 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 बच्चों, कॉपी कोई भी नहीं है। मैं आऊंगा यहां पर एंट्रीज पर। किस पे आ रहे हैं सर हम? एंट्रीज पर। हमने कहा सर ईयर 1 till ईयर 4 क्या एंट्री बनाऊंगा? सैलरीज, एक्सपेंस, डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। कितने से? 4 लाख। और ईयर 5 में क्या करने लगा हूं? हाँ जी, पहले हमने कहा यही एंट्री ईयर 5 में। अब देख लेना, सैलरीज, एक्सपेंस, डेबिट, कितने से? 1.5 लाख, ऐसा ही है। अब हमने कहा सर इसके बाद क्या होगा? सबकी तवज्जो इधर, कॉपी नहीं करना। सर हमने तो 5 साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया साला। हाँ जी। अब शेयर टारगेट ही मीच नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अब नहीं सर, इसमें 10 साल तक की लिमिट थी, 10 साल में कभी भी कर लो। 5 साल में सीए की नॉर्मल सीए हो जाता है बच्चे से। हमने कहा कि अगर हम जाएं अभी तो आर्टिकलशिप मिला के 5.5 साल में। ऐसा हो जाएगा किसी का 5.5 साल नहीं हुआ तो फोन आएगा चल भाई कट ले, नहीं, टाइम है ना उसके पास। यहाँ पर भी टाइम है 10 साल तक का। अब हमने कहा तेरे पास 10 साल तक का टाइम है, लेकिन तूने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है, तूने आर्टिकल्स भी कर ली, तूने सारे पेपर्स भी पढ़ लिए, अब तूने सिर्फ कुछ भी और खर्चा नहीं करना, बस आईकेएफ की फीस करनी। हमने कहा वो नॉमिनल खर्चा हमने रिकॉर्ड कर लिया है। 6ठे साल में क्या पूरा हो गया? लेकिन 6ठे साल में सर टारगेट तो पूरा हुआ, लेकिन टारगेट पूरा होने के साथ, टारगेट पूरा होगा तो शेयर मिलेंगे? यस और नो? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, यस और नो? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन सर एक दरिंदा चला गया। हमने कहा कोई मसला नहीं, एक बंदा गया तो कोई मसला। मैंने कहा 1750 को मैं तोड़ लेता हूं। टोटल 7 बंदों का था एक्सपेंस, ये तो मैं 6 और 1 में तोड़ लूं। मैंने कहा 1750 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो जाएगा 1500, है ना? हाँ जी। और हमने कहा 17, बाकी जो रिमेनिंग बचा 1750 माइनस 1500 कितना हो गया? 250। हाँ जी, कितना हो गया? हमने कहा कि सर 250 हो गया। सही है सर। अब सुनना,
सब सुनना सर। हमने कहा सर अब मैं ईयर 6 में जब आऊंगा शेयर इशू करूंगा तो सबकी तवज्जो, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व तो मेरे पास 1750 का था, मानते हो? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को डेबिट कर दूंगा 1750 शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट करूंगा बताओ? 1500। और सर जो बाकी है 2.5 लाख उसका क्या करूंगा? रिटेन अर्निंग। वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा? जो एक वेस्ट नहीं हुआ ना एक और का, तो वो कहां चला गया? सर उसको पीएनएल में क्यों नहीं डाल रहे? पहले ये कॉपी करो फिर देख बताते हैं इसको पीएनएल में क्यों नहीं डाल रहे। क्या ये क्लियर है? कॉपी बाद में करना, पहले इसका लर्निंग आउटकम लिख लो। इसका लर्निंग आउटकम लिखो, ट्रीटमेंट when target is not met within stipulated time. Treatment when target is not met within stipulated time. चले सर, आ गया मेरे बच्चों? चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? तो सर क्या हम यहां तक क्लियर हैं? सर आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करूंगा क्योंकि मुझे अभी एक वीडियो बनानी है जिन बच्चों का इंशाल्लाह अभी पेपर है मंडे को। अनफॉर्चुनेटली आप देखें मतलब कितना बड़ा फुकदान है शहर में। बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता कि एक टॉपिक है IFRS 9, वो 30 से 35 नंबर का हो चुका है। तो अभी मुझे डिफरेंट मैंने अपने ग्रुप्स में डाला, बच्चों को ऑडियो वीडियो डाली, तब मुझे बाकी जो है ना वो बच्चों ने जब अपने दोस्तों को बताया तो उनके दोस्तों के मैसेजेस आने लगे, सर वाकई में इतना, मतलब जो कहीं और से पढ़ रहे थे कि सर वाकई में इतना जो है ना 35 नंबर का हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा IFRS 9 को हल्का ही समझ रहा है, हल्का नहीं रहा। तो सर आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ, क्विकली रिवाइज करता हूँ। आज की क्लास की जो हाईलाइट थी हमने 2 बातें देखी। पहली बात क्या देखी कि अगर मिड ऑफ द ईयर ऑप्शन हो तो आपको डेट वाइज देखना है किस साल कितना एक्सपेंस जा रहा है, उसका वो क्या, उसका लर्निंग आउटकम भी लिख लो। क्या लिखा मैंने अभी लर्निंग आउटकम्स को लिखो। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था? वो 10 था 9 था? जो पहला सवाल किया था 10 पर लिख दें, इफ मिड ऑफ द ईयर टेक टाइम proportion, if mid of the year take time proportion based on number of months. If mid of the year take time proportion based on number of months. फिर आगे लिखूंगा, आगे मतलब क्या अगला अब हम रिवाइज करें। हमने कहा अगर सर मिड ऑफ द ईयर था तो हमने नंबर ऑफ ईयर्स लिए बेस्ड ऑन टाइम प्रोपोर्शन। अगली चीज पे जाऊंगा और अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने देखा कि अगर वेरिएबल वेस्टिंग पीरियड हो, एक्सरसाइज प्राइस हो या नंबर ऑफ शेयर्स हो, देखना है मार्केट कंडीशन के हिसाब से या नॉन अदर कंडीशन। अगर मार्केट कंडीशन के हिसाब से वेरिएबिलिटी है तो हमने कहा बाहर में जाए, उसका इंपैक्ट फेयर वैल्यू में डल चुका होता है। हाँ, अदर्स की वजह से वेरिएबिलिटी है तो हमें उसका इंपैक्ट देखना है, एस्टिमेट करना है कितने साल में टारगेट पूरा हो जाएगा। और अगर हमारा एस्टिमेटेड टाइम के हिसाब से टारगेट पूरा नहीं होता या उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं रहते, कोई मसला नहीं है। उसका भी हमने पहला केस देखा, 5 साल में हमने पूरा एक्सपेंस चार्ज कर दिया लेकिन टारगेट मीट नहीं हुआ। तो उस केस में हमने देखा कि सर अगले साल मीट हुआ तो जो एक्सपेंस हमने लिखा हुआ था पार्क करके उसको हमने साइड किया। देखो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व तो तुमने बना लिया ना, अब जो तुमने उसको पार्क साइड किया और साइड करने के बाद जिसका एक एम्प्लॉय ने पूरा नहीं किया उसका रिटेन अर्निंग में डाला इसको शेयर। अब रिटेन अर्निंग में क्यों डाला? सवाल ये सर रिटेन अर्निंग में इसलिए डाला कि यार एम्प्लॉय तो अपनी सर्विसेज दे चुका ना 5 साल, तो तुम ये जो सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हो उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट रिकॉर्ड कर लेते। अब उसको शेयर मिले ना मिले की अलग बात है, लेकिन जो सैलरीज एक्सपेंस तुमने रिकॉर्ड किया वो किसके लिए था? उसकी सर्विसेज। अब वो कंपनी अगर छोड़ के जा रहा है तो तुम उसको उसकी सर्विसेज वापस नहीं दे सकते। तुम ये नहीं कहोगे कि भाई तूने कंपनी में 5 साल काम किया और फिर तुझे शेयर नहीं मिले, हमें अफसोस हुआ, तो हम अफसोस के बदले में एक काम ये करते हैं, कंपनी की तरफ से एक बंदा बेच के तेरे पांव दबा देते हैं। तुम ये काम नहीं करोगे। तो बोलोगे भाई तूने जो सर्विसेज देनी थी वो दे दी, हमने उसके अगेंस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। अब अगर रिवर्स होगा तो रिटेन अर्निंग में जाएगा। सर हम अब हमारी नॉर्मल टाइमिंग हो जाएंगी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन लगातार। सही है। ये टाइम मैंने क्यों रखा? पहले मैं रखता था डिफरेंट टाइम में। इसके सर आतिफ आपदी का नाम सुने, एक दफा उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर क्यों रखते हैं आप, कराची वालों को क्या मसला है बीच में गैप देने का? सर 3 दिन लगातार रखें, बच्चा भी एक तसलसल में आता है, आप भी। मैंने कहा चलें सर ये भी सही है। तो सर हम मिलेंगे
थर्सडे को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।